हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनमोल एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम क्या है? लाइट। इस लाइट के दो फेनोमेनन पढ़ने होते हैं इस चैप्टर में। एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, क्योंकि अगर दोनों को डिस्कस किया जाए तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, जो कि सही नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में पार्ट 1 है रिफ्लेक्शन का, पार्ट 2 रिफ्रैक्शन का भी आएगा। तो बिना देरी किए चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लाइट होता क्या। आपके भी दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर लाइट आखिरकार होता क्या है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। कौन से एनर्जी का फॉर्म है? लाइट एनर्जी। ठीक है। जिसके मदद से, जिसके हेल्प से हम अपने आसपास की सारी वस्तुएं को देख सकते हैं, हम अपने आसपास के सारे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा जो सीधी रेखा में गमन करती है, ट्रेवल करती है। इट कॉल्ड डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग। डिस्पर्जन और स्कैटरिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि जब कोई लाइट ट्राइंगुलर प्रिज्म से होके गुजरती है तो वो 7 रे ऑफ लाइट में डिस्पर्स हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग, आकाश का नीला दिखना ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इन दोनों फेनोमेनन को हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। इसी के कारण रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। लाइट का जो स्पीड होता है वैक्यूम में, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वैक्यूम क्या होता है? जिस मीडियम का म्यू 1 हो उस मीडियम को हम वैक्यूम कहते हैं। जैसे एयर, एयर भी क्या है? एक वैक्यूम है। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इन कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट दोनों नेचर के होते हैं, पार्टिकल नेचर के भी होते हैं, वेव नेचर के भी होते हैं। डुअल नेचर ऑफ लाइट होता है। तो पार्टिकल नेचर के सीधी ऐसे गमन करती है जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 0 होती है, और जो वेव नेचर की लाइट होती है वो ऐसे वेव लाइक मैनर में ट्रेवल करती है। ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी आप गिन लो, जितना क्रिस्ट होगा तौफ होगा, उत्कृष्ट तौफ उतना इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, डिपेंडिंग ऑन द वेव। तो आई होप कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत इजी है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है। रिफ्लेक्शन होता क्या? इट इज द फेनोमेनन ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक ऑन द रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये मिरर है, ठीक है, और इस मिरर का नीचे वाले पार्ट को हम पेंट कर देते हैं और ऊपर वाले पार्ट को हम रिफ्लेक्टेड छोड़ देते हैं। जब कोई लाइट इस पे आती है और जैसे इससे टकराती है तो जिस मीडियम से आई होती है, जिस मीडियम से आई होती है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। लाइट आई, टकराई, और जहां से आई थी, जिधर से आई थी उधर की ओर ही लौट जाती है। इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसके लॉ भी होते हैं, और ये एग्जाम में वीवीआई है, एग्जाम में यही पूछता है ज्यादातर कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, आने वाली रे यहाँ पे जो है ना, आने वाली रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जाने वाली रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और आने वाली रे को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है। और एक इसके बीच में एक लाइन होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है ये रिफ्लेक्टेड सरफेस, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ। इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। और ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट के बीच जो एंगल होता है उसे बोलते हैं हम एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो यही कह रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। यहाँ पे आप लोग सही कर लेना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे से बराबर होते हैं, इज इक्वल टू होते हैं। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई। मान लो कि अगर ये एंगल आई
60 डिग्री होगा, तो एंगल आर अगर पूछेगा तो वो भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। पहला लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये कौन सा प्लेन है सर, ये एक्स वाई प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। ऊपर वाले ये एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं और नीचे वाले एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो ये एक्स वाई प्लेन है। तो यही कह रहा है कि जो इसमें इंसिडेंट रे हो गई, जो रिफ्लेक्टेड रे हो गई और जो नॉर्मल हो गया, जो लाइन हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। यही दो लॉ कहता है। पहला लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होना चाहिए। ठीक है। डायग्राम की बात करें तो आपको बस वही जो डायग्राम हमने बनाया था वही डायग्राम आपको बना लेना है। ठीक है, नीचे वाले सरफेस को पेंट कर दो, बीच में नॉर्मल कर दो, ये नॉर्मल लाइन है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर होता है टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये आने वाली रे को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, और बाउंसिंग बैक होने वाली रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस बार क्या करके आया था, इस बार सीबीएसई के क्वेश्चन में क्या दे दिया था कि यहाँ पे एंगल दे दिया था, ये दे दिया था 60 और बोला था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए। तो बच्चे ने जल्दीबाजी में उन लोगों ने 60 ही आंसर इसका निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने तो लॉ पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। बट बच्चों यहाँ पे ये वाला एंगल दिया है 60, हमें ये वाला एंगल पहले फाइंड तो करना पड़ेगा ना। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे जो एंगल गिवन एंगल होगा, तो हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। क्योंकि ये नॉर्मल और प्लेन, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस के बीच का जो एंगल है वो टोटल कितना है, 90 डिग्री। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर था 30 डिग्री था। लेकिन बच्चों ने जल्दीबाजी में, वो अगर वो क्वेश्चन को ध्यान से देखते, सोचते, पढ़ते तो ये आंसर कर देते, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में इसका आंसर 60 मार के और आके पछता रहे थे कि वो सर हमने इतना इजी क्वेश्चन गलत कर दिया। तो आप लोग मत करना भाई, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखना, क्योंकि सीबीएसई हमारे दिमागों से बहुत खेलता है। तो जो मैंने अभी बताया था उसी के बारे में डेफिनेशन है, आप लोग एक बार देख लीजिए, अगर पेपर में आए तो आप लोग लिख सकते हैं। तो इंसिडेंट रे क्या होता है, व्हेन रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द रिफ्लेक्टेड सरफेस दस रे ऑफ लाइट इज नोन एज इंसिडेंट रे। कह रहा है कि जो रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें हमारे रिफ्लेक्टेड सरफेस पे टकराती है, वो प्रकाश की किरण को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। जो बाउंसिंग बैक हो जाती है इन द सेम मीडियम, जहां से आई होती है उधर की तरफ लौट जाती है, उसी रे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन यह होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक जिस लाइट का होता है उसी मीडियम में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से वो आई होती है, उस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल मैंने बताया था परपेंडिकुलर लाइन होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस से, और जो कि इक्वल पार्ट्स ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे को डिवाइड करता है। जैसे ये क्या करता है, ये नॉर्मल लाइन है, ये इंसिडेंट रे, और इक्वल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को इक्वल पार्ट्स यानी इक्वल एंगल में डिवाइड करता है। इसीलिए तो इसी नॉर्मल की वजह से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे से बराबर होते हैं। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होते हैं इसी नॉर्मल के कारण। एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बना उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बना उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आई होप कि आपको ये टर्म समझ में आ गए होंगे, रिफ्लेक्शन के टर्म है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा टॉपिक है रियल एंड वर्चुअल इमेज। वीवीआई टॉपिक है, बार बार पूछता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन रेज ऑफ लाइट मीट एट ए पॉइंट देन इट फॉर्म रियल इमेज। देखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब एक प्रकाश की किरणें जब वो इन्फिनिटी से आ रही होती है और रिफ्लेक्शन के बाद जब एक पॉइंट में मिलती नजर आती है, तो उस लाइट के से जो इमेज बनेगा उस इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगा उस इमेज को हम कहेंगे रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। देखो, अब ये एक पॉइंट पे फोकस हो रही है, तो इसको हम स्क्रीन पर आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। इट इज फॉर्म्ड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये उधर ही बनेगा जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये वहीं पे बनेगा जिधर की साइड ऑब्जेक्ट होगा। अगर मान लो कि मिरर के लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट है, इधर की साइड ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी किधर बनेगा? इधर की ही साइड बनेगा। कनकेव मिरर की बात करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपको भी पता है कि कनकेव मिरर ही रियल इमेज बनाता है। आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं जस्ट। और जो रियल इमेज होता है वो हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। छोटा नहीं, छोटा तो उसके पोजीशन के अनुसार होता है, हमेशा उल्टा होता है। रियल एंड इन्वर्टेड दोनों हमेशा क्या आएंगे? पेयर में आएंगे। तो रियल इमेज हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, इन्वर्टेड। ठीक है, वर्चुअल इमेज की बात करते हैं। When ray of light appear to meet at a point but actually do not meet at a point after reflection, then it forms virtual image। कह रहा है कि जैसे ये रे ऑफ लाइट आ रही है इन्फिनिटी से, ठीक है, आकर टकरा जा रही 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 है। तो लगता है कि रे ऑफ लाइट जो है, इसमें वर्चुअल इमेज में क्या है कि लगता है कि रे ऑफ लाइट आकर किसी ना किसी पॉइंट में मिलेगी ही मिलेगी, बट एक्चुअली ये मिलती नहीं है, बल्कि ये डेविएट होके पीछे की तरफ डेविएट हो जाती है। जब हम कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, पीछे की तरफ डेविएट हो जाती है। तो यही कह रहा है कि ये हमारा कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। क्योंकि कन्वेक्स मिरर में जो दोनों केस है, इमेज फॉर्मेशन और रे डायग्राम में, उसमें वर्चुअल का ही केस पाया जाता है। तो वर्चुअल इमेज वो है जब व्हेन रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, जब लगता हो कि रे ऑफ लाइट आएगी और एक पॉइंट में मिलती हुई नजर आएगी, बट एक्चुअली डू नॉट, ये मिलती नहीं है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, परिवर्तन के बाद, देन इट फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज। तो ये क्या, कौन सा इमेज बनाती है? वर्चुअल इमेज। और जो कि ये डेविएट होती हुई नजर आती है, वर्चुअल इमेज में रे डेविएट होती हुई नजर आती है, इसीलिए हम इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इट इज फाउंड अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में ही बनेगा। जैसे कि मान लो कि ये मिरर है, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट इस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो इमेज हमेशा राइट साइड ही बनेगा। इट इज ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है? सीधा बनता है। क्या बनता है? हमेशा सीधा बनता है। तो ये आप डायग्राम एक बार देख लेते हैं तो देख लीजिए। जब रे ऑफ लाइट आती हुई एक पॉइंट पे मिलती है, तो जब रे ऑफ लाइट आती हुई एक पॉइंट पे मिल जाती है, एक पॉइंट में मिलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रियल इमेज। ठीक है, और जब रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे मिलती नहीं है बल्कि डेविएट हो जाती है, आती है, डेविएट हो जाती है और बैकवर्ड होके, देखो बैकवर्ड होके लगता है कि मिलेगी, बट एक्चुअली डू नॉट मीट, तो इस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है,
थोड़ा सा डायग्राम आपको लग रहा होगा कि अच्छे से नहीं बना है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अभी मैं आपको बुक का डायग्राम दिखा के समझाऊंगा। बस आपको इतना तो समझ में आ गया, जब आने वाली रे एक पॉइंट में मिल रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन तो रियल इमेज बनाएगी, और जब आने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पॉइंट पे मिल ही नहीं रही, डेविएट होती हुई दिख रही है, लेकिन लगता है कि वो मिलेगी, लेकिन एक्चुअली डू नॉट मीट एट ए पॉइंट, तो उस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। वर्चुअल इमेज हमेशा अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है, और रियल इमेज हमेशा सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है। तो इतनी बातें आपको बस याद रखनी है, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं प्लेन मिरर के केस में। प्लेन मिरर सीधा मिरर होता है, कोई कर्व स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, और एक तरफ का पार्ट हम पेंट कर दे तो ये प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर हमेशा सिमिलर साइज ऑफ द इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की। तो द इमेज विच इट फॉर्म द सिमिलर साइज ऑफ द इमेज टू द ऑब्जेक्ट मीन्स इमेज इक्विडिस्टेंट टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। सिंपल सी वही बात कह रहा है कि जो मिरर ऑब्जेक्ट के सिमिलर साइज के अनुसार इमेज बनाता हो उस मिरर को हम कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है। आप लोग भी जब मिरर में अपने चेहरे को देखते होंगे, सुंदर सुंदर चेहरे को देखते होंगे, तो सीधा ही बनता है। अब आप कहते होंगे नहीं सर उल्टा बनता है, लेफ्ट वाला चीज राइट में दिखाता है, राइट वाला चीज लेफ्ट में दिखाता है। तो बच्चों वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ऐसा थोड़ी होता है कि आप का सर नीचे की तरफ कर देता है, नहीं ना करता है, तो सीधा ही इमेज बनाता है। तो जो मिरर में आप अपना चेहरा देखते हो प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। मैग्निफिकेशन इसका 1 होता है। बहुत बार एमसीक्यू में पूछ देता है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, तो आपका आंसर होना चाहिए +1। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इन्फिनिटी होता है। जो प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इन्फिनिटी होता है। बताऊंगा क्यों होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो प्लेन मिरर के बारे में बस आपको ये 4 पॉइंट याद रखनी है। सिमिलर साइज का इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट से, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, मैग्निफिकेशन इसका 1 होता है, और फोकल लेंथ इसका इन्फिनिटी होता है। फोकल लेंथ इसका क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी होता है। अब जिस घड़ी का हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई, स्पेरिकल मिरर। काफी बच्चे ये वीडियो को देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि स्पेरिकल मिरर कब आएगा, स्पेरिकल मिरर कब आएगा। तो अब आ गया है बच्चों स्पेरिकल मिरर, ठीक है। तो देखो स्पेरिकल मिरर को समझने के लिए आपको ना एक कटोरा को एज्यूम करना होगा। कटोरा क्या होता है, हॉलो स्फीयर होता है ना, कटोरा अंदर से खाली। तो स्पेरिकल मिरर भी बिल्कुल वैसा ही होता है। तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। आप कटोरा को एज्यूम किए, जैसे मान लो यार ये कटोरा मैं ही बना देता हूं, ये कटोरा को एज्यूम किए, अंदर से इसका पार्ट क्या होगा, खाली होगा, नीचे से ये रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरह काम करेगा। तो बस द हॉलो स्पेरिकल रिफ्लेक्टेड सरफेस, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेरिकल मिरर कहते हैं। और इसी स्पेरिकल मिरर से बनता है 2 टाइप्स के मिरर। कौन कौन से 2 टाइप्स के मिरर, एक बनता है कनकेव मिरर और एक बनता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। एक बनता है हमारा कन्वेक्स मिरर। जब इस कटोरे को हम बीच से काट लेंगे, तो ये ऐसा और ऐसा कर्व की तरह 2 स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा और ऐसा कर्व की तरह 2 स्ट्रक्चर बनेगा। तो जिस मिरर का हम आउटर वाला पार्ट को हम पेंट कर देते हैं और जो इनर कर्व्ड वाला पार्ट है उसको हम रिफ्लेक्टेड छोड़ देते हैं, तो कौन सा मिरर बना देगा बच्चों, वो बना देगा कनकेव मिरर। और जिस मिरर का हम इनर इनवर्ड वाला पार्ट को
क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, और आउटवर्ड्स वाले पार्ट को हम ऐसे ही रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरह छोड़ देते हैं। तो ये जो मिरर बनाएगा उस मिरर को हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर। वही तो यहाँ पे लिखा गया है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। कह रहा है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्पेरिकल मिरर का, वो बाहर की तरफ भी कर्व्ड हो सकता है, अंदर की तरफ भी कर्व्ड हो सकता है। तो स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। कह रहा है कि जिस स्पेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टेड सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड हो, उस मिरर को हम कहते हैं कनकेव मिरर। और जिस स्पेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड हो, यानी बाहर वाला सरफेस क्या उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो उस मिरर को हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। स्पेरिकल मिरर लो, बीचों बीच काटो, और एक काम करो कि बाहर वाले पार्ट को अगर तुम पेंट कर देते हो और अंदर वाले पार्ट को ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह छोड़ देते हो, तो किसका काम करेगा, कनकेव मिरर का काम करेगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें, तुम अंदर वाले पार्ट को इस बार पेंट कर देते हो और बाहर वाले पार्ट को ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह छोड़ देते हो, तो किसका काम करेगा, कन्वेक्स मिरर का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चों, कन्वेक्स मिरर का काम करेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। तो यही बात इन लोगों के बारे में बताया गया है। कनकेव मिरर इज नॉन एज कन्वर्जिंग। आप देखो, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन आने वाली रे को एक पॉइंट पे मिलाता है। एक पॉइंट पे क्या करता है, कन्वर्ज करता है। इस पॉइंट पे क्या करता है, कन्वर्ज करता है। इसीलिए इस मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे, क्योंकि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन आने वाली रे को एक पॉइंट पे मिलाता है। ये दोनों टाइप्स की इमेज बनाता है, वर्चुअल भी बना सकता है, रियल इमेज भी बना सकता है। और इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। अभी बात करेंगे कि व्हाट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम अभी बात करेंगे। तो इसका जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन में भी समझेंगे कि कैसे नेगेटिव होता है। कन्वेक्स मिरर इज नॉन एज डाइवर्जिंग। कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, बिकॉज इट डाइवर्जेस द रे ऑफ लाइट। ये रे ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। जैसे कि मैं अभी आपको समझाता हूं, जब अनमोल सर हैं आप लोगों के साथ या तो डरने की नहीं है बात। देखो ये कौन सा टाइप्स का मिरर हो गया, ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आएगी तो ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ज कर देगा। ये इसके सरफेस से टकराएगी और ऐसे निकल जाएगी। कोई रे इसके सरफेस से टकराएगी, ऐसे निकल जाएगी। कोई रे आएगी और सीधा जहां जैसे आई थी वो ऐसे निकल जाएगी। तो ये आने वाली रे को डाइवर्ज करता है, लेकिन ये डेविएट होके पीछे की तरफ जाते हैं, और पीछे की तरफ ये क्या बनाते हैं, इमेज बनाते हैं। तो इसीलिए पीछे की तरफ इमेज बनता है, इसीलिए हमेशा कौन सा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इसको हम डाइवर्जिंग क्यों बोलेंगे सर, क्योंकि ये आने वाली रे को डाइवर्ज करता है, इसीलिए इज नॉन एज डाइवर्जिंग। ठीक है, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कन्वेक्स मिरर रियल इमेज नहीं बनाता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों बताऊंगा कि क्यों होता है पॉजिटिव। ठीक है, तब तक के लिए आप इतना याद रखें कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, डायग्राम ऑफ कनकेव और कन्वेक्स मिरर। मैंने लिखा तो है, लेकिन आपको पता है चल ही गया होगा। ये हमारा सर एक स्पेरिकल मिरर है, कर्व मिरर, जिसको हम काट कर बनाए हैं। जब इसके हम आउटर सरफेस को पेंट कर दे और इनर कर्व्ड सरफेस ऐसे रिफ्लेक्टिंग छोड़ दे, उस मिरर को हम कहते हैं कनकेव मिरर। और जब हम इसके अंदर वाले पार्ट को पेंट कर दे और बाहर वाले पार्ट को ऐसी रिफ्लेक्टिंग छोड़ दे, तो इस मिरर को हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये डायग्राम याद कर लेना है। ये किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है कनकेव मिरर का।
और ये किसका डायग्राम है? ये डायग्राम है कन्वेक्स मिरर का। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये आ गया होगा समझ में। अब देखिए यहाँ पे मिरर का जो कुछ यहाँ पे टर्म है उसको भी समझना है। जो मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं पोल, उसको हम कहते हैं पोल। और ये स्पेरिकल मिरर से ये मिरर क्या हुआ रहता है? ऑब्टेन हुआ रहता है। तो स्पेरिकल मिरर में एक सेंटर तो होता ही है ना बीच में, तो उस सेंटर को जो कि स्पेरिकल मिरर के बाहर की तरफ होता है उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सी से डिनोट किया जाता है। उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं, तो उसी टर्म के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो द सेंटर ऑफ द हॉलो स्पेरिकल मिरर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाय सी। कह रहा है कि जो हॉलो स्पेरिकल मिरर था, कटोरा एज्यूम करो बच्चों, स्पेरिकल मिरर अच्छे से बन नहीं रहा है यार, तुम्हारे सर को ना डायग्राम थोड़ा बनाने सीखेंगे धीरे धीरे अभी। तो यहाँ पे ये इसका जो सेंटर पॉइंट है जहां से ये काटा जाता है, तो एक स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है जहां से इस कर्व सरफेस को काट के अलग किया जाता है, उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिरर के हमेशा क्या होता है? बाहर की साइड होता है। मिरर के हमेशा ये बाहर की साइड होता है, याद रखना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फेरिकल मिरर को ही हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जो रेडियस होता है हॉलो स्फेरिकल मिरर, उसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आर से डिनोट किया जाता है। पोल तो मैंने बताया ही था, सेंटर होता है मिरर का। मिरर के सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू स्फेरिकल मिरर को पास करती है। ठीक है, सबको ये डायग्राम के मदद से समझेंगे। प्रिंसिपल फोकस, इट इज द पॉइंट ऑन विच प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच रेज ऑफ लाइट which are parallel to principal axis after reflection passes through it, means ray of light appear to arise from point। कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जहां पे जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, पैरेलल यानी आमने सामने होती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से होके गुजरती है। वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है? इस पॉइंट से होके गुजरती है। और ऐसा लगता है कि जो रे है इसी पॉइंट से एराइज हुई है, तो उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, पोल और फोकस, पोल और फोकस और रेडियस और कर्वेचर और फोकस के बीच का जो लेंथ होता है, उस लेंथ को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा कौन सा मिरर है? ये हमारा कनकेव मिरर है। ठीक है, तो ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है P है, और देखिए यहाँ पे हमारा F है फोकस पॉइंट। ठीक है, और ये हमारा सेंटर ऑफ क्या है? कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर का वाला पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर, जहां से हम क्या करते हैं? स्पेरिकल ये कर्व्ड इनर सरफेस वाले मिरर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहां से हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फोकस हो गया। तो ये पोल और फोकस के भी लेंथ को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी लेंथ के हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ध्यान से सुनना है, यहाँ पे पोल और फोकस के बीच के लेंथ को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और यहाँ पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी बीच के लेंथ को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो लेंथ होता है वो हमारा क्या होता है? आर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्पेरिकल मिरर का जो रेडियस होता है ना बच्चों,
स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और स्पेरिकल मिरर का जो रेडियस होता है उसी रेडियस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो यहाँ पे आर, आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा एफ प्लस एफ, तो आर हमारा क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा कि नहीं। तो इस इक्वेशन को आप लोगों को रिमेंबर याद रखना है, क्योंकि ये इक्वेशन काफी बार एग्जाम में पूछता है, बहुत बार स्टेट एग्जाम में भी पूछेगा, सीबीएसई में भी पूछेगा। तो इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है कि r इजिकल टू क्या होता है 2f होता है, r इजिकल टू 2f। आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। नोट कर लेना है स्क्रीनशॉट लेकर, तब तक मैं क्या करता हूँ इसको रेज करता हूँ, क्योंकि मुझे साइन कन्वेंशन भी समझाना है, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। अब साइन कन्वेंशन, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर हमें ना पता ही नहीं चलता है कौन पॉजिटिव में आएगा और कौन नेगेटिव में आएगा। तो ध्यान से देखो, देखो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज देखो, हाइट ऑफ इमेज है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या मान लो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ हमारा इमेज है। तो जो जिसका हाइट क्या होगा, इरेक्ट होगा, जिसका हाइट इरेक्ट होगा वो पॉजिटिव, उसके लिए हम साइन यूज करेंगे, और जिसका हाइट क्या होगा इन्वर्टेड होगा उसके लिए हम नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली इससे हमें पता चल गया कि वर्चुअल इमेज के लिए, सुनो, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनाता है तो उसके लिए पॉजिटिव साइन का यूज होगा बच्चों, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाता है तो उसके लिए नेगेटिव साइन का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे लिखा है जिसका हाइट उल्टा होगा, नीचे की तरफ होगा, वो नेगेटिव में जाएगा उसका साइन, और जिसका हाइट ऊपर की तरफ रहेगा, सीधा रहेगा, उसका पॉजिटिव में जाएगा। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। जो डिस्टेंस, यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हुआ, मिरर हो गया। तो जो डिस्टेंस क्या होगा कि मिरर के राइट साइड होगा, जो डिस्टेंस मिरर के राइट साइड होगा वो हमेशा किस में पाया जाएगा, पॉजिटिव में पाया जाएगा, उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। मिरर के राइट साइड, ये हमारा राइट वाला पार्ट, और जो डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट साइड होगा, जो भी डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट साइड होगा वो हमेशा किस में देखा जाएगा, वो देखा जाएगा नेगेटिव में। किस में देखा जाएगा बच्चों, नेगेटिव में। इसीलिए आप देखो, अब हम सबकी साइन एज्यूम करते हैं, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम यू मानते हैं सिंबल में, उसका जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपने हर केस में कहाँ की ओर बनता है, लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड होता है मिरर के, यानी फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड यानी फ्रंट ऑफ द मिरर होता है ऑब्जेक्ट हमेशा, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो। तो इसीलिए उसका जो डिस्टेंस होता है हमेशा क्या होता है बच्चों, हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की, मैंने बताया था पोल और फोकस के बीच का जो लेंथ होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस के बीच का जो लेंथ होता है उसको भी हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो इसमें वही बात है, इधर भी फोकल लेंथ हो सकता है, उधर भी हो सकता है। तो जो फोकल लेंथ राइट साइड में आएगा, फोकल लेंथ हम कैसे एज्यूम करेंगे सर, तो जिस साइड इमेज बन रहा होगा ना, जिस साइड अधिकांश केस में इमेज बन रहा होगा, इमेज नहीं पता है तो जिधर की साइड उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, उधर के साइड को के ही फोकल लेंथ को हमें क्या करना है, मानना है। जिधर की साइड उसका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर की साइड होता है, लेफ्ट साइड की ओर, इनवर्ट्स अंदर की ओर होता है। तो हम इसमें फोकल लेंथ
किधर मानेंगे, अंदर वाला मानेंगे, इधर वाला मानेंगे, लेफ्ट वाला मानेंगे। तो मैंने बताया कि जो भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड में हो, जो भी डिस्टेंस क्या हो लेफ्ट साइड में हो, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए फोकल लेंथ ऑफ कनकेव कनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जो जिस मिरर का फोकल लेंथ राइट साइड होगा, जिस मिरर का फोकल लेंथ राइट साइड होगा, उस उसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए देखो, अब मैं बताता हूं, जो हमारा जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, यानी राइट साइड की तरफ होता है कि नहीं बच्चों, होता है सर, बिल्कुल होता है। तो इसका फोकल लेंथ हमारा इधर की साइड होगा, राइट साइड ऑफ द मिरर, यानी मिरर के बिहाइंड होगा। तो इसीलिए जो कन्वेक्स मिरर होता है, जो क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, उसका जो फोकल लेंथ होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसका पॉजिटिव होता है और किसी का नेगेटिव होता है। ठीक है, आया ना समझ में। राइट साइड होगा तो पॉजिटिव, राइट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब मैं इमेज के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस के लिए आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था पहले वाले स्लाइड में, कि वर्चुअल इमेज के लिए जो इमेज डिस्टेंस होगा, जिसको वी बोलते हैं, वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, और रियल इमेज के लिए जो ये होगा, ये नेगेटिव होगा। क्या होगा बच्चों, ये नेगेटिव होगा। क्यों क्यों होगा सर, वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव और रियल इमेज के लिए नेगेटिव, और जो इमेज डिस्टेंस है? क्योंकि बच्चों आपको भी पता है कि मिरर के केस में जो रियल इमेज बनता है वो हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, यानी मिरर के फ्रंट में बनता है, मिरर के सामने बनता है। सामने यानी मिरर के लेफ्ट साइड बनता है। रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज हमेशा क्या बनता है, मिरर के लेफ्ट साइड बनता है। किस साइड बनता है, लेफ्ट साइड। तो इसीलिए इसका इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। वही अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें मिरर के केस में, लेंस के केस में कुछ और हो जाएगा। तो वर्चुअल इमेज की बात करें मिरर के केस में, तो ये हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है, यानी मिरर के पीछे बनता है, और यानी राइट साइड ऑफ द मिरर बनता है, राइट साइड ऑफ द मिरर। तो जो भी चीज मिरर के राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो भी चीज मिरर के लेफ्ट साइड होता है वो नेगेटिव होता है। इसीलिए वर्चुअल इमेज हमेशा बनेगा तो उसका इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और रियल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, तो वही मैं यहाँ पे एक बार सब बातें लिख दे रहा हूँ, इसको रेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि स्लाइड्स हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए। तो देख लीजिए, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला कर लेते हैं, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/b अपॉन 1/u। ये हमारा मिरर फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला की बात करें तो f नेगेटिव होगा फॉर कनकेव मिरर, और ये पॉजिटिव होगा फॉर कन्वेक्स मिरर। ठीक है, u की बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये नेगेटिव होगा बोथ ऑफ केसेस। v की बात करें
तो ये पॉजिटिव होगा फॉर वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव होगा किसके लिए, रियल इमेज के लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप लोग को ऐसे ही यहाँ पे साइन पुट करना है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल जब आप लोग सॉल्व करोगे तो विथ साइन पुट करके सॉल्व करोगे, तभी हमारा क्या आंसर मैच करेगा। ठीक है, मिरर फॉर्मूला के बाद मैग्निफिकेशन भी आता है। मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का अगर डेफिनेशन आपको नहीं आता है तो सुन लीजिए, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। इसका एक और फॉर्मूला होता है माइनस का वी बाई यू, माइनस का वी बाई यू। अब मैग्निफिकेशन के बारे में दो तीन बातें आपको पता होना चाहिए। अगर m का वैल्यू 1 आ रहा है तो सिमिलर साइज का इमेज बन रहा है। m का वैल्यू अगर 1 आएगा तो सिमिलर साइज का इमेज बनेगा। अगर m का वैल्यू 1 से छोटा आएगा तो छोटा इमेज बनेगा। अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो एनलार्ज इमेज बनेगा। ठीक है, और छोटा होगा तो डिमिनिश्ड बनेगा, यानी छोटा। ठीक है, अगर m का वैल्यू नेगेटिव होगा तो रियल इमेज बनेगा, और अगर m का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। m की वैल्यू रियल होगा तो पॉजिटिव, m की वैल्यू नेगेटिव होगा तो रियल इमेज बनेगा, m की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा। तो मैग्निफिकेशन के बारे में आपको ये दो तीन बातें याद रखनी चाहिए। जैसे मान लो कि पूछ दिया हो कि m इज इक्वल टू माइनस का 0.5, तो बताइए इमेज कैसा बन रहा है। तो 0.5 देखेंगे तो ये 1 से छोटा वैल्यू है, तो ये इमेज जो होगा छोटा बनेगा, और माइनस में आ रहा है तो रियल बनेगा, और जब रियल बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में भी आते हैं, प्लस एमसीक्यू में भी आ सकते हैं विथ ऑप्शन। तो आपको ऐसे इस क्वेश्चन का जवाब देना है। आई होप कि आपको मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा इस पार्ट का लास्ट टॉपिक रहता है रूल्स ऑफ रे डायग्राम। रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक रहता है बस। ठीक है, तो रूल्स ऑफ रे डायग्राम क्या कहता है, कहता है कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कह रहा है कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन का किससे होके पास होती है, फोकस से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये फोकस होता है ना, तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके गुजरती है, यही कह रहा है। ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection। अब फिर कह रहा है कि देखिए, जैसे अब कह रहा है कि कोई रे है, वो डायरेक्ट क्या रे फोकस से पास हो रही है, डायरेक्ट फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होकर गुजरती है, और जब फोकस से ही डायरेक्ट गुजर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाती है। ये दूसरा बात कह रहा है। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ एज इट इज नॉर्मल इंसिडेंट रे एट द मिरर सरफेस। फिर कह रहा है कि देखिए, जैसे हम बात करें, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, सी स्पेरिकल मिरर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जब कोई रे सी से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी जिस पाथ से आई होती है उसी पाथ की ओर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल हो गया। कह रहा है कि रे इंसिडेंट ऑब्लिक्वली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्वली मेकिंग इक्वल एंगल विथ द प्रिंसिपल एक्सिस। सर ये लाइन समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है, देखो ये लाइन क्या कह रहा है। ये लाइन कह रहा है कि मान लो ये कनकेव मिरर है,
ठीक है, तो अगर कोई रे डायरेक्ट इसके यहाँ ओब्लिक्यूली का मतलब है डायरेक्ट इसके मिड पॉइंट पे आके टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो ये क्या करेगी, उसी ऑब्लिक्यूट पॉइंट से नीचे की तरफ एराइज होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो दोनों तरफ क्या होगा, सिमिलर होगा। जो भी एंगल बन रहा है एज्यूम डेट एंगल ए, इसमें भी एंगल ए, उस दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही कह रहा है कि रे इंसिडेंट ऑब्लिक्वली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्वली मेकिंग इक्वल एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। तो ये 4 रूल इसके रे डायग्राम में हमेशा हेल्प करते हैं, इसीलिए रे डायग्राम से पहले ये 4 रूल को पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। अब देखो, तो अब यहाँ पे हम रे डायग्राम को पढ़ेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखो पहला केस हम पढ़ते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब इसके मुकाबले बहुत बड़ा डिस्टेंस, ये जो मिरर लगा है इसके मुकाबले बहुत बड़ा डिस्टेंस, उसी को हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। फिर हम इन्फिनिटी से आगे बढ़ेंगे तो इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेंगे। जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो फोकस पे रखेंगे, और जब हम इससे भी आगे बढ़ेंगे तो फोकस एंड पोल के बीच में रखेंगे। तो ये 6 केसेस हमें पढ़ने होते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, यानी जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल की तरफ बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इमेज डिस्टेंस पोल से उतना ही दूर आते जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर पूछ दे कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी पे है, बच्चों पूछ दे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी पे है तो बताइए इमेज कहाँ पे बनेगा। तो देखो ये ऑब्जेक्ट से रे जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से होकर गुजरेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये होकर गुजरेंगी फोकस से, क्योंकि हमने रूल में क्या पढ़ा था, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहाँ रिफ्लेक्शन के बाद किससे होकर गुजरती है, तो फोकस से। ये आपको ये पॉइंट जो दिख रहा है ये फोकस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर गुजरेगी और यहाँ पे इमेज बना देगी। ठीक है, फोकस पे इमेज बनेगा, तो इसका किस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। याद रखना इसमें पता है रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन में फोकस और इन्फिनिटी एक दूसरे के भाई भाई होते हैं। यानी अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट की जहाँ पे पोजीशन है अगर वहां पे इन्फिनिटी आ रहा है तो इमेज में क्या आ जाएगा, फोकस आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन पे फोकस आ रहा है तो इमेज पोजीशन पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये दोनों भाई भाई हैं, एक दूसरों को बदलते रहते हैं। तो देखो जैसे ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे था, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है फोकस पे। ठीक है, फोकस पे जब इमेज बनेगा, फोकस मतलब बहुत छोटा पॉइंट, तो देखो अब ये मिरर के किस साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है कि राइट साइड, लेफ्ट साइड बन रहा है। तो मिरर के लेफ्ट साइड बन रहा है तो ये रियल इमेज बनेगा। मिरर के लेफ्ट साइड जो भी इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, रियल है तो ये इन्वर्टेड बनेगा। और चूंकि फोकस एक बहुत छोटा पॉइंट है तो फोकस पे ये हाईली डिमिनिश्ड एचडी क्वालिटी का इमेज बनता है, यानी हाईली डिमिनिश्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आगे बढ़ाएंगे इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो जो इसका इमेज होगा वो देखो, फिर यहाँ पे इन्फिनिटी आया है ऑब्जेक्ट पोजीशन पे, तो ये इमेज पोजीशन में किससे चेंज हो जाएगा, फोकस से। तो जो हमारा इमेज बनेगा वो फोकस एंड सी का तो कोई चेंज नहीं है, तो फोकस एंड सी के बीच में बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ये देख लो दूसरा के फोकस सी एंड फोकस के बीच में बन रहा है। इन्फिनिटी और फोकस हमेशा एक दूसरे को चेंज करते रहेंगे, दोनों क्या है, भाई भाई हैं। इमेज पोजीशन पे इन्फिनिटी आया तो ऑब्जेक्ट पोजीशन पे फोकस आएगा, इमेज पोजीशन पे फोकस आया तो ऑब्जेक्ट पोजीशन पे इन्फिनिटी आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बदलते रहते हैं।
और यहाँ पे भी छोटा इमेज बनेगा। लेफ्ट साइड जहाँ भी आप देखो कि जो इमेज लेफ्ट साइड बन रहा है मिरर के वो रियल होगा, तो ये भी रियल भी बनेगा। और रियल हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो यहाँ पे सिर्फ डिमिनिश्ड बोल देंगे। बहुत छोटा तो फोकस पे बनता है, लेकिन छोटा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। तीसरा आ गया कि जब हम उसको कहाँ पे रख दे, एट सी, जब सी पे रखे। तो हमने पढ़ा था रे डायग्राम के रूल्स में कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है तो उसी डायरेक्शन में क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे मान लो एक रे आई हो तो प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होके गुजर गई। जब दूसरी रे को डायरेक्ट फोकस से होके गुजारेंगे, दूसरी रे को जब हम डायरेक्ट फोकस से होके गुजारेंगे तो वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। और जहाँ पे ये क्रॉस हो रही है वहां पे देखो, और ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट देखो, साइज देखो, दोनों क्या है, सिमिलर साइज के बन रहे हैं कि नहीं, दोनों सिमिलर साइज के बन रहे हैं। लेकिन जो इमेज बन रहा है उल्टा बन रहा है। तो सी पे अगर रखेंगे तो सी पे ही इमेज बनेगा, और जब सी पे ही इमेज बनेगा तो सिमिलर साइज का इमेज बनेगा। और लेफ्ट साइड बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा। अगला हमारा केस है कि जब हम आप देखो अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे ले गए, यानी सी एंड एफ के बीच में ले गए। सी एंड एफ के बीच में ले गए तो देखो क्या हुआ कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वे, यहाँ पे हमारा एक गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये फोकस से होकर गुजर जाएगी। जो हमारी दूसरी रे यहाँ से देखो, यहाँ से ये डेविएट होते हुए यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ से वो सेम पे पाथ पे डेविएट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजर जाएगी। और जहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं तो ये कहाँ पे बन रहा है, ये इन्फिनिटी और सी के बीच में बन रहा है। तो देखो यहाँ पे फोकस है तो उसका उसके बदले कौन है, इन्फिनिटी। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फोकस और इन्फिनिटी भाई भाई हमेशा एक दूसरे को चेंज करते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं। तो इसमें इमेज भी बनेगा सी एंड इन्फिनिटी के बीच में। और जब इन्फिनिटी आ जा रहा है तो बड़ा इमेज ही बनेगा। तो इस केस में कौन सा इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड को हम एनलार्ज भी बोलते हैं। तो बड़ा इमेज बनेगा, और बड़ा इमेज बनेगा और लेफ्ट साइड मिरर के बन रहा है तो रियल बनेगा, और रियल बनेगा तो इन्वर्टेड ही बनेगा, उल्टा। आई होप कि ये चार केस आपको समझ में आ गया होगा। अगला केस देखो, और फिर हम फोकस पे रखे। जब एट फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, फोकस और इन्फिनिटी भाई भाई हमेशा एक दूसरे को चेंज करते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं। तो हमारा इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। और जब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा तो हाईली एनलार्ज बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा, तो उस पे जो इमेज भी बनेगा बहुत बड़ा बनेगा। और लेफ्ट साइड तो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा। लेफ्ट साइड हमेशा क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा। लास्ट केस है, और यही केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इस साल पंजाब का जो स्टेट बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस एंड पोल के बीच में है तो बताइए कि मिरर कहाँ बनेगा। मिरर या मिरर कह रहा हूं, इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, तो देख लो भाई, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो पहली रे देखो, मैंने अभी बताया था ओब्लिक्यूली ये जाके सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के जो सेंटर वाला पॉइंट है, जो पोल है, वहां पे जाके डायरेक्ट स्ट्राइक कर रही है। तो वहां से ही ओब्लिक्यूली ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और देखो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम काइंड ऑफ एंगल बनाती है। किस काइंड ऑफ एंगल, सेम इक्वल एंगल बनाती है। फिर दूसरी रे जब हम यहाँ, एक रे यहाँ से जैसे निकलेगी तो फिर वो डेविएट हो जाएगी, पीछे की तरफ क्या हो जाएगी, उस रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये होके गुजर जाएगी। ये हम रूल में पढ़े थे, रे डायग्राम के रूल में। ठीक है, ये जैसे हमने ये लास्ट वाला जो रूल है ये पढ़ा था ना, ऑब्लिक्यूली टकराती है पोल पर और फिर ऑब्लिक्यूली रिफ्लेक्ट भी हो जाती है और सेम एंगल बनाती है विथ प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों साइड प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाती है। तो वही तो बात इसमें आया है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से
सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एक हमारा रे जिस मार्ग से आया था, जिस पाथ से आया था, उसी पाथ में सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए निकल जाएगा। तो इसका इमेज जो बनेगा, थोड़ा सा यहाँ पे डेविएशन देखा जाएगा, और इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा। तो याद रखना, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इस केस में हमेशा जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, यानी मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर। जो इमेज डिस्टेंस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। तो बिहाइंड द मिरर होता है, यानी मिरर के राइट साइड कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, और वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा। और यहाँ पे आप लोग देखो, इमेज ना बहुत बड़ा बन रहा है, ना छोटा बन रहा है, ना बहुत छोटा, इमेज बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे आप लिख लेना एन लार्ज। ठीक है, तो ये हमारा रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन हो गया। एक बार मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में इसको दिखा देता हूँ। इस लाइन को आपको पेपर के एक दिन पहले देख कर जाना है। इस स्लाइड्स को आप पेपर के एक दिन पहले देख कर जाना, लेकिन अभी आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेना। देखिए, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे बहुत छोटा बनता है और रियल इन्वर्टेड बनेगा। फिर जब हम इन्फिनिटी से आगे बढ़ेंगे, यानी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखेंगे बीच में, तो जो इसका इमेज बनेगा वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, और इनके बीच बहुत छोटा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। सब केस में रियल एंड इन्वर्टेड। बस लास्ट केस में आप देखना, लास्ट केस में देखना कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि सी पे रखेंगे तो सी पे बनेगा सिमिलर साइज का। फिर जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, एनलार्ज बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। जब फोकस पे रहेगा तो इन्फिनिटी पे रहेगा, और इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड। यहाँ पे एनसीईआरटी डायरेक्ट मान लेता है कि इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, बट आप सुने, ये कहाँ गया लास्ट के, इमेज वुड नॉट बी फॉर्म, लेकिन एक पॉइंट पे ना, एक पॉइंट पे ये जाके मिलते ही मिलते हैं। एक पॉइंट पे जाके जब मिलते हैं ना, एक पॉइंट पे जाके मिलते ही हैं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि बहुत बड़ा इमेज बनेगा। और रियल, और जब लेफ्ट साइड बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनता है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे एनसीईआरटी खुद ही बोल दे रहा है कि इमेज वुड नॉट बी फॉर्म, तो हमें भी बोलना पड़ेगा कि इन्फिनिटी, जब हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बनता है इन्फिनिटी पे, यानी कोई पता नहीं है कहाँ बनेगा। तो इसलिए एनसीईआरटी डायरेक्ट लिख दिया कि इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, इमेज नहीं बन पाएगा। जब हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो मिरर के पीछे बनेगा और एनलार्ज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कनकेव कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर का। यहाँ पे लेंस लिख दिया गया है यार, यहाँ स्लाइड वाले को एक बार समझाना पड़ेगा। रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर में बस दो ही केस पढ़ना होता है, ए एंड बी। तो इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस पे बनता है, और इसका फोकस चूंकि राइट साइड होता है, देखिए इसका फोकस, मैंने बताया था हम उसी साइड के फोकस को एज्यूम करते हैं जिधर साइड क्या बन रहा हो, जिधर साइड इमेज बन रहा हो, जिधर साइड इमेज बन रहा हो। ठीक है, उसी साइड के फोकस को हम एज्यूम करते हैं। तो फोकस इसका इधर साइड है, देखिए दोनों केस में इसका इधर साइड फोकस है, तो इसीलिए इसका फोकल लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रे आती है इन्फिनिटी से टकरा के डेविएट हो जाती है, और क्योंकि इसका काम ही है डेविएट करना, लेकिन बैकवर्ड में इसका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन होता है और फोकस पे मिलती है रे, तो ये फोकस पे इमेज बना देता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, एंड इरेक्ट बनाता है, और फोकस पे आपको पता है कि हमेशा हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनता है,
बहुत छोटा इमेज बनता है। फिर जब हम इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी जब हम रख दे, पहला कैसे इन्फिनिटी पे, फिर हम इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी रख दे इमेज को, तो देखिए इमेज जाएगा और डेविएट होके जिस मार्ग से गया तो उसी मार्ग से वापस लौट आएगा। एक रे इधर जाएगी तो इधर निकल जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, एंगल आई एंगल आर, ये हमारा एक नॉर्मल खींचा जाएगा जो सी है। फिर इसी से भी एक और नॉर्मल एराइज होगा। इसी से एक और नॉर्मल एराइज होगा। ठीक है बच्चों, इसी से एक और नॉर्मल एराइज होगा, जहां पे क्रॉस हो रहा है वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। तो फोकस और इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे तो इसमें इमेज कहाँ बनेगा, फोकस एंड पोल के बीच में इमेज बन रहा है। यहाँ पे कहाँ बन रहा है, फोकस एंड पोल के बीच में इमेज बन रहा है। और इसमें वर्चुअल एंड डायरेक्टिव बनेगा, क्योंकि राइट साइड ऑफ द मिरर बन रहा है इमेज, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वर्चुअल हमेशा अपने साथ इरेक्ट को लेकर आता है। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा ही होता है। और चूंकि फोकस और पोल के बीच में बन रहा है तो इसमें क्या होगा, डिमिनिश्ड बनेगा। बहुत छोटा नहीं, ओनली डिमिनिश्ड, सिर्फ छोटा बनेगा। तो इसके दोनों केस हैं। फोकस इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर वाले केस में हाईली डिमिनिश्ड बनेगा पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। इसमें भी वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसमें देखो डिमिनिश्ड बन रहा है, और पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसीलिए आप इस रिफ्लेक्शन पार्ट को हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया गया, कंप्लीट। अब ठीक है, अब हमारा जो पार्ट रहता है वो रिफ्रैक्शन रहता है, जिसका नेक्स्ट वीडियो आपको आ जाएगा हमारे चैनल पे, पार्ट 2। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, जाने से पहले होमवर्क लेके जाओ, मतलब होमवर्क नहीं, एक बार आप ट्राई करना। अगले वीडियो में मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगा। जैसे देखो यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है, ये हमारा मान लो एक मिरर है और एक घड़ी है, और इस घड़ी में मान लो कितने बज रहे होंगे, 3 बज रहा होगा। यहाँ पे 12 मान लो, यहाँ पे 3, इस घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3 PM हो रहे हैं मान लो। तो अगर इस घड़ी को हम मिरर के थ्रू देखेंगे, तो उसमें टाइमिंग क्या होगी, ये आपको एक बार एज्यूम करना है। घर पे क्या करना, घड़ी उठाना और मिरर में एक बार देख कर आंसर निकाल कर अगले वीडियो में या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं इसका आंसर अगले वीडियो में बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मान लो किसी टू मिरर लगा हुआ है आमने सामने, और 2 मिरर के बीच लगभग 6 इमेज बन रहे हैं। कितने इमेज बन रहे हैं, 6 इमेज बन रहे हैं, 6। सोचो तो बताओ कि उन मिरर को कितने डिग्री एंगल पे रखे, कितने डिग्री थीटा एंगल पे रखे, ताकि वो 6 इमेज बना दे होगा दोनों के बीच का। तो आपको इसको सॉल्व करना, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। n = 360 डिग्री थीटा -1, वेयर n = क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना है, और इसमें आपको घड़ी में देख कर एज्यूम करना है। तो 2 क्वेश्चन है, आप लोगों को होमवर्क में करना है। अगले वीडियो के शुरुआती में ही मैं इसको क्या कर दूंगा, सॉल्व करा दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। अपने सर को सपोर्ट नहीं करोगे तो सर कैसे आगे बढ़ेंगे। तो कृपया करके आई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स कि प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।